सेंट एंसेस्ट्रल माउंटेन रेंज की विशाल पर्वतमालाओं पर पहाड़ों के बीच की दरारों से सूरज की रोशनी छनकर गहरी घाटियों में पहुंच रही थी। घाटी के पास की पहाड़ी ढलान पर अभी भी कुछ बर्फ जमी हुई थी। हालांकि अब शुरुआती गर्मियां आ चुकी थीं, फिर भी बर्फ अभी तक पिघली नहीं थी। यहाँ की ठंड असाधारण रूप से लंबे समय तक रहती है। कभी कभी खतरनाक जानवरों की दहाड़ सुनाई देती है। घाटी की सतह पर एक भव्य शहर खड़ा था। सेंट एंसेस्ट्रल माउंटेन्स के बाहर की पूरी दुनिया पर बीस्ट्स का कब्जा हो चुका था। पर्वत श्रृंखला में रहने वाले लोग सैकड़ों वर्षों से बाहरी दुनिया से संपर्क में नहीं रहे हैं। शहर में रहने वाले लोग बाहरी दुनिया की स्थिति से अनजान हैं। रिकॉर्ड्स में लिखा है कि मानवता के सबसे गौरवशाली युग में, जब हजारों लेजेंड रैंक फाइटर्स और डेमन स्पिरिचुअलिस्ट मौजूद थे, तब इंसानों ने विशाल महाद्वीप पर कई साम्राज्य स्थापित किए थे, लेकिन वे सभी साम्राज्य नष्ट कर दिए गए। ये शहर अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण छिपा हुआ था, इसलिए एज ऑफ डार्कनेस के दौरान अच्छी तरह सुरक्षित रहा। हालांकि सेंट एंसेस्ट्रल माउंटेन्स के भीतर रहने वाले शक्तिशाली स्नोविंड बीस्ट्स द्वारा कभी कभी इस पर हमले किए जाते थे, लेकिन अनेक विनाशकारी युद्धों से गुजरने के बाद भी शहर को बार बार दोबारा बनाया गया। इन बेतरतीब दीवारों ने एक अडिग स्मारक का रूप ले लिया था। इस शहर का नाम है ग्लोरी सिटी और यह मानवता की आशा का प्रतीक है। होली ऑर्किड इंस्टीट्यूट फाइटर अप्रेंटिस क्लास 30 से अधिक छात्र बैठे हुए थे और महिला शिक्षक द्वारा ज्ञान दिए जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। ये सभी छात्र फाइटर अप्रेंटिस थे। वे ग्लोरी सिटी के होली ऑर्किड इंस्टीट्यूट के विद्यार्थी थे। मैंने सुना है कि नई टीचर शेन शियू सेक्रेड फैमिली की 3 स्टार सिल्वर रैंक डेमन स्पिरिचुअलिस्ट हैं। कुछ छात्र आपस में धीरे धीरे चर्चा कर रहे थे। छात्रों का ध्यान टीचर पर केंद्रित था। उनकी कद काठी लंबी थी। उन्होंने लैवेंडर रंग की ड्रेस पहनी हुई थी, जो उनके शरीर से सटी हुई थी और उनके उभरे हुए वक्ष को उभार रही थी। उनकी टांगें पतली और सफेद थीं। उन्होंने सुसज्जित मेकअप किया हुआ था, जिससे वे सुंदर और शालीन दिखाई दे रही थीं। उनकी आंखों में गर्व और अहंकार भरा हुआ था। सेक्रेड फैमिली ग्लोरी सिटी की 3 प्रमुख परिवारों में से एक है। अपने कुलीन जन्म और 3 स्टार सिल्वर रैंक डेमन स्पिरिचुअलिस्ट होने के कारण उनके पास गर्व करने का पूरा अधिकार था। एक 3 स्टार सिल्वर रैंक डेमन स्पिरिचुअलिस्ट होने के नाते वह सामान्य तौर पर यहाँ पढ़ाने नहीं आती। उसने सिर्फ इसलिए सहमति दी थी क्योंकि उसका भतीजा इसी क्लास में पढ़ता है। डेमन स्पिरिचुअलिस्ट और फाइटर्स के 5 अलग अलग रैंक होते हैं, जो इस प्रकार हैं: ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, ब्लैक गोल्ड और लेजेंड रैंक। हर एक रैंक को फिर 5 स्तरों में बांटा जाता है, 1 स्टार से लेकर 5 स्टार तक। डेमन स्पिरिचुअलिस्ट फाइटर्स से ऊपर होते हैं। हम वास्तव में एक कुलीन अस्तित्व हैं। एक डेमन स्पिरिचुअलिस्ट अपने डेंटियन के भीतर एक सोल रियल्म बना सकता है। उनके पास पकड़े गए डेमन को अपने सोल रियल्म में समाहित करने और फिर युद्ध के दौरान उस डेमन के साथ विलीन होने की क्षमता होती है। इससे उन्हें बेजोड़ शक्ति प्राप्त होती है, जो फाइटर्स की शक्ति से कहीं अधिक होती है। शेन शियू ने अपनी थोड़ी ऊपर उठाए और घमंड से बोली, मेरी तरह ही मेरा डेमन एक स्कारलेट फ्लेम फॉक्स है। अचानक शेन शियू के चेहरे और हाथों में जबरदस्त बदलाव आने लगे। उसके चेहरे की आकृति अधिक नुकीली हो गई, उसके दांत और नाखून भी तेज हो गए। अंत में उसकी पीठ से एक लाल रंग की पूंछ निकल आई। डेमन के साथ विलीन होने के बाद मैं उसकी शक्ति को नियंत्रित कर सकती हूँ और साथ ही आग तत्व की क्षमताएं भी प्राप्त करती हूँ। डेमनों के बीच स्कारलेट फ्लेम फॉक्स एक गोल्ड रैंक बीस्ट है। इसका मतलब है कि मैं अधिकतम गोल्ड रैंक डेमन स्पिरिचुअलिस्ट तक ही पहुंच सकती हूँ। बेशक गोल्ड रैंक डेमन स्पिरिचुअलिस्ट बनने के बाद मैं इसे किसी और अधिक शक्तिशाली डेमन से बदल सकती हूँ। जब अपनी साधना की बात आई तो शेन शियू के चेहरे पर गर्व और भी गहरा हो गया। शेन शियू की बातों ने छात्रों के एक समूह को चकित कर दिया। गोल्ड रैंक डेमन स्पिरिचुअलिस्ट, उनमें से अधिकांश के लिए एक ऐसी मौजूदगी थी जो उनकी पहुंच से बहुत दूर थी। जब शेन शियू मंच पर लेक्चर देना जारी रखे हुए थी, उसी दौरान पीछे की पंक्ति में नीली बैठा हुआ था। उसका मन जैसे कहीं खोया हुआ था और उसकी आत्मा मानो इधर उधर भटक रही थी। कुछ देर बाद नीली ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। सामने का दृश्य देखकर वह खुद को उलझन में डालने से रोक नहीं पाया। मैं कहाँ हूँ? नीली ने धीमी आवाज में खुद से पूछा। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि उसके हाथ छोटे हो गए हैं और उसकी त्वचा पहले से कहीं ज्यादा कोमल हो गई है, वह पूरी तरह स्तब्ध रह गया। मंच पर शेन शियू लगातार बोल रही थी। नीली को साफ याद था कि यही वह साल था जब उसने इस इंस्टीट्यूट में दाखिला लिया था। लेक्चर देने वाली टीचर एक 3 स्टार सिल्वर रैंक डेमन स्पिरिचुअलिस्ट थी और बेहद घमंडी थी।
उसी की वजह से नीली काफी समय तक पढ़ाई करने को तैयार नहीं हुआ था। क्या मैं सच में पुनर्जन्म ले चुका हूँ? नीली गहरे सदमे में था। उसे याद आया कि वह सेज एम्परर और 6 डीटी रैंक बीस्ट से घिरकर हमला झेल रहा था और उसी युद्ध में उसकी मृत्यु हो गई थी। ऐसा लगता है कि उसकी आत्मा को वापस उस समय भेज दिया गया था जब वह 13 साल का था। नीली ने बगल की ओर देखा और कुछ जाने पहचाने चेहरे देखे, लुपियाओ और डूजे। ये वे भाई थे जिन्होंने उसके साथ जीवन और मृत्यु साझा की थी। वे जीवित थे, बस उनके चेहरे अभी काफी अपरिपक्व लग रहे थे। और फिर नीली ने बाईं ओर देखा। उससे कुछ मीटर की दूरी पर एक सुंदर और निर्दोष चेहरा उसकी नजरों में आया। उसका नाम ये जियुन था। हालांकि उसकी उम्र सिर्फ 13-14 साल की लग रही थी, फिर भी उसका शरीर पहले से ही पतला और सुघड़ दिख रहा था। उसके बैंगनी रंग के बाल कमर तक लहराते हुए गिर रहे थे। उसकी भौहें धनुषाकार थीं और उसकी आंखों में बुद्धिमत्ता की चमक दिखाई देती थी। जब भी वह मुस्कुराती, उसके गालों पर गहरे गड्ढे पड़ जाते थे। हालांकि वह थोड़ी सी बचकानी लग रही थी, लेकिन नीली जानता था कि जब वह थोड़ी और बड़ी होगी तो वह बेहद सुंदर और मोहक बन जाएगी। उसने रेशमी सफेद पोशाक पहनी हुई थी जो उसे एक अवर्णनीय शालीनता प्रदान कर रही थी। अपने पिछले जीवन में किशोरावस्था से ही नीली को उससे गहरा लगाव था। वह मरी नहीं है। नीली इतना ज्यादा उत्साहित हो गया कि उसका दम लगभग घुट ही गया। क्या मैं सच में समय में पीछे लौट आया हूँ? क्या यह असली है, कोई सपना नहीं? नीली ने खुद से पूछा और जोर से खुद को चुटकी काट ली। तीखी पीड़ा ने उसे बता दिया कि यह सपना नहीं था। तभी अचानक उसके दिमाग में एक बात आई। टेम्पोरल डेमन स्पिरिट बुक, यह जरूर टेम्पोरल डेमन स्पिरिट बुक ही होगी। नीली ने सिर झुकाया और तुरंत उसे ढूंढने लगा, लेकिन उसे टेम्पोरल डेमन स्पिरिट बुक नहीं मिली। नीली को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसका पुनर्जन्म उसके साथ घटी यह रहस्यमय घटना उस रहस्यमय टेम्पोरल डेमन स्पिरिट बुक से जुड़ी न हो। टेम्पोरल डेमन स्पिरिट बुक के निर्माता के बारे में कोई नहीं जानता था। यह एक अत्यंत रहस्यमय पुस्तक थी जिसे नीली हमेशा अपने पास रखा करता था। उसे साफ साफ याद था कि जब वह सेज एम्परर और 6 डीटी रैंक बीस्ट से लड़ रहा था तब उसका खून पूरी तरह उस किताब पर फैल गया था। जरूर वही टेम्पोरल डेमन स्पिरिट बुक उसे उस समय में वापस ले आई थी जब वह सिर्फ 13 साल का था। इन सभी परिचित चेहरों को देखने के बाद नीली की चेतना उसकी दूर की यादों में भटकने लगी। उसे याद आया जब ग्लोरी सिटी पर स्नो विंड बीस्ट्स ने हमला किया था। ग्लोरी सिटी के संरक्षक लॉर्ड येमो, जो एक लेजेंड रैंक डेमन स्पिरिचुअलिस्ट थे, सैकड़ों हजारों लोगों के बीच बीस्ट्स के साथ हुए युद्ध में मारे गए थे। केवल कुछ हजार लोग ही जीवित बचे और सेंट एंसेस्ट्रल माउंटेन रेंज के पूर्व में स्थित रेगिस्तान की ओर भाग सके थे। भागते समय एक के बाद एक जीवित बचे लोग उस रेगिस्तान में मरते चले गए। एक दिन वे रेगिस्तान में बीस्ट से घिर गए। उस रात बाद में नीली और ये जियुन ने एक दूसरे की आत्मा से सांत्वना ली। उस रात नीली ने आखिरकार अपने दिल की देवी को अपनी बाहों में भर लिया था। रात के आकाश के नीचे चांदी जैसी चंद्रमा की रोशनी एक धुंधले पर्दे की तरह फैल गई थी। ये जियुन की नाजुक देह उसकी क्रिस्टल जैसी साफ त्वचा के साथ मानो किसी जैद की मूर्ति से तराशी गई हो। वे दोनों पागलपन भरे जुनून के साथ एक दूसरे से लिपटे हुए थे। अगर ग्लोरी सिटी का विनाश न हुआ होता और वह भयावह पलायन न हुआ होता तो उसे कभी भी ये जियुन का स्नेह प्राप्त नहीं होता। उसकी प्रतिभा बेहद कम थी और वह एक पतनशील परिवार से था। उस रात के बाद वे एक और बीस्ट्स के समूह से टकराए और उसे बचाने के लिए ये जियुन उन बीस्ट्स में से एक के हाथों मारी गई। नीली उस पल को कभी नहीं भूल सका। जीवन को खतरे में डालने वाले उन हमलों से गुजरने के बाद नीली जीवित बचा और एंडलेस डेजर्ट से बाहर निकल आया। हालांकि उसकी प्रतिभा कम थी, लेकिन उसकी जीवित रहने की प्रवृत्ति ने उसे पूरे डिवाइन कॉन्टिनेंट में भटकने दिया। उसने कई ऐसे लोगों से मुलाकात की जो बीस्ट से लड़ रहे थे। उसने कई रहस्यमय चीजें भी देखीं और निश्चित ही वह टेम्पोरल डेमन स्पिरिट बुक भी। अगर वह किताब न होती तो नीली कभी वापस नहीं आ पाता। वह रहस्यमय टेम्पोरल डेमन स्पिरिट बुक सच में उसे समय के पार वापस ले आई थी। उसे ग्लोरी सिटी के विनाश से पहले के समय में वापस भेज दिया गया था। उससे पहले जब उसके माता पिता, परिवार और भाई युद्ध में मारे गए थे। उससे पहले जब पलायन के दौरान ये जियुन की मृत्यु हुई थी। चूंकि मैं वापस आ चुका हूं, स्वर्ग ने मुझे एक और मौका दिया है। मैं ग्लोरी सिटी का विनाश दोबारा नहीं होने दूंगा। नीली ने दांत भींचते हुए धीमी आवाज में कहा। उसने अपना फैसला दृढ़ता से कर लिया था। उसे धुंधले रूप से याद था कि इसी साल उसने इंस्टीट्यूट में दाखिला लिया था और उसकी उम्र 13 साल थी।
नीली हंसना चाहता था। मैं वापस आ गया हूँ, कितना अच्छा है। सेज एम्परर, अगली बार जब हम मिलेंगे मैं तुम्हें मार डालूंगा और अपने पिछले जीवन का बदला लूंगा। अगर ग्लोरी सिटी का विनाश न हुआ होता तो वह और ये जियोन दो अलग अलग दुनियाओं के होते। उनका एक साथ होना असंभव होता। ये जियोन ग्लोरी सिटी के सिटी लॉर्ड की बेटी थी, और इतना ही नहीं, उसके दादा एक लेजेंड रैंक डेमन स्पिरिचुअलिस्ट ये मो थे। जबकि नीली एक ऐसे परिवार से था जो शक्तिहीन था और पतन की ओर जा रहा था। लेकिन पलायन के उस दौर में दोनों ने एक दूसरे के लिए गहरी भावनाएं विकसित कर ली थीं। जब ये जियुन ने स्कूल में प्रवेश किया था तब क्लास में कोई भी उसकी असली पहचान नहीं जानता था। नीली को भी उसकी पहचान के बारे में बाद में ही पता चला। ग्लोरी सिटी के भीतर 3 प्रमुख परिवार हैं, डिवाइन फैमिली, सेक्रेड फैमिली और स्नो विंड फैमिली। ये तीनों ही ग्लोरी सिटी की सर्वोच्च शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं और कुलीन परिवारों के शिखर पर स्थित हैं। आमतौर पर सिटी लॉर्ड का चयन भी इन्हीं 3 परिवारों में से किया जाता है। इन 3 प्रमुख परिवारों के बाद 7 नोबल फैमिलीज आती हैं और उनके बाद 12 एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज होती हैं। नीली हेवनली मार्क्स फैमिली से संबंध रखता था, जो एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज में सबसे आखिरी स्थान पर थी। हालांकि उनके पास थोड़ी बहुत हैसियत थी, लेकिन 3 प्रमुख परिवारों और 7 नोबल परिवारों की तुलना में उनकी हैसियत में जमीन आसमान का अंतर था। नीली की पृष्ठभूमि के साथ ये जियुन के साथ होना बिल्कुल असंभव था। लेकिन नीली की आंखों में एक दृढ़ निश्चय की चमक उभरी। चूंकि वह पुनर्जन्म लेकर आया था तो क्या अब भी ये सब मायने रखते हैं। भले ही उसकी नींव इस समय कमजोर थी, लेकिन अपने पिछले जीवन के विशाल ज्ञान के साथ अपनी प्रतिभा को बेहतर बनाना असंभव नहीं था। नीली, तुम किस बात पर मुस्कुरा रहे हो? लू पियाओ ने उलझन में नीली को देखते हुए पूछा। वह सोच रहा था कि कहीं नीली पागल तो नहीं हो गया, क्योंकि वह काफी देर से खुद ही हंस रहा था और ये जी उनको अजीब नजर से घूर भी रहा था। बस खुश हो रहा हूं। तुम्हें देखकर खुशी हो रही है मेरे अच्छे भाई, नीली ने उत्साह में लू पियाओ को गले लगाते हुए कहा। यह उसके पिछले जीवन की आदत थी। नीली द्वारा जबरदस्ती गले लगाए जाने पर लू पियाओ गुस्से में बुदबुदाया। ओए नीली, कौन है तेरा अच्छा भाई? तुम गे लॉर्ड, जल्दी छोड़ मुझे। लू पियाओ छटपटाने लगा। उन्होंने स्कूल ज्वाइन किए अभी ज्यादा समय नहीं हुआ था। वे सिर्फ कुछ दिनों से ही एक दूसरे को जानते थे। इस स्तर की नजदीकी के लिए वे इतने करीबी नहीं थे। नीली ने अपनी पकड़ ढीली नहीं की। उसने गंभीरता से लू पियाओ को देखा और हंसते हुए कहा, तुम चाहे जो भी सोचो, मेरे दिल में तुम हमेशा मेरे अच्छे भाई रहोगे। स्वाभाविक रूप से नीली अपने पिछले जीवन के जीवन मृत्यु के अनुभव लू पियाओ को नहीं बता सकता था। नीली की नजर देखकर लू पियाओ स्तब्ध रह गया और अनायास ही कह उठा, अजीब इंसान। हालांकि जो भी हो, नीली के पहले कहे शब्दों ने उसे भीतर से छू लिया था। लू पियाओ ने नीली की ओर देखा और कहा, मुझे पता है कि तुम ग्लोरी सिटी के कुलीन वर्ग से हो, लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, उस लड़की के बारे में कोई गलत ख्याल मत रखना। उसकी पहचान बेहद रहस्यमय है। मैंने सुना है कि जब उसने इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था तो प्रिंसिपल ने खुद उसके लिए डॉर्म की व्यवस्था की थी। नीली हल्के से मुस्कुराया। लू पियाओ अब भी ये जियुन की असली पहचान नहीं जानता था, जिसे नीली पहले से जान चुका था। वह मेरी औरत है, नीली ने दूर खड़ी उस लंबे बालों वाली सुंदर लड़की की ओर देखते हुए घोषणा की। उस रात के जुनून को याद करते ही उसका दिल असाधारण रूप से दृढ़ हो गया। नीली के दिल में अनायास ही गर्मी महसूस होने लगी। तभी नीली को अचानक याद आया कि वह और ये जियुन अभी सिर्फ 13 साल के ही हैं। जियुन, तुम कब बड़ी होकर वह सुंदर और मोहक स्त्री बनोगी? मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा और हम साथ साथ बड़े होंगे। दूर खड़ी ये जियुन को कुछ महसूस हुआ। उसने अपना सिर घुमाया और नीली की ओर देखा। उसने हल्के से भौहें सिकोड़ ली और सोचा कि नीली जरूर कोई मनचला कुलीन होगा। क्लास शुरू होने से ही वह बेझिझक उसे घूर रहा था। अगर उसने उसे उकसाने की हिम्मत की तो वह उसे आसानी से नहीं छोड़ेगी। ये जियुन दोस्त बनाने के लिए अपनी हैसियत का इस्तेमाल नहीं करना चाहती थी, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं था कि वह किसी के द्वारा अपमानित होने पर चुपचाप सहन कर ले।